अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन क्लास। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बच्चे, आज का हमारा जो टॉपिक है वो नेज़ा फेंकने से मुतल्लिक है, यानी जेवलिन का जो सेक्टर है उसके मुतल्लिक। इसके बाद इसके कवानीन और थोड़ी सी मैं हिस्ट्री आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी। नेज़ा फेंकने का जो सेक्टर है इसको रनवे भी कहा जाता है, आम ज़ुबान में दौड़ने का रास्ता। इसकी नेज़ा फेंकने की जो सेक्टर है इसकी चौड़ाई जो होती है वो 4 मीटर है। ठीक है। दौड़ने के रास्ते की जो लंबाई है वो कम से कम 30 मीटर और ज़्यादा से ज़्यादा 36.5 मीटर तक होनी चाहिए। रनवे यानी मुतवाज़ी लकीरों का दरमियानी फ़ासला जो है वो 4 मीटर होना चाहिए और तमाम लाइनों की मोटाई वो 5 सेंटीमीटर तक होनी ज़रूरी है। नेज़ा एक कोस के पीछे से फेंका जाता है जिसका निस्बतर 8 मीटर का होगा। ये खोस दोनों मतवाज़ी लाइनों के सिरों पर लगाई जाती है। ये तो था नेज़ा फेंकने का सेक्टर। इसके बाद मैं आपके साथ थोड़ी सी जेवलिन की जो हिस्ट्री है वो शेयर करना चाहती हूँ कि जेवलिन जो है वो किस तरह से फेंका जाता है, किस तरह से इसके फेंकने का आगाज़ हुआ था और फिर आज ये जदीद कवानीन जो हैं उसके मुताबिक किस शक्ल में ढलकर हमारे सामने आया है। तो रूल्स मैं आपके साथ शेयर करने से पहले थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बता दूं कि पुराने ज़माने में मुख्तलिफ़ लोग जो थे वो नेज़े और बाले को बतौर शिकार करने और दिफा के लिए इस्तेमाल करते थे। किसी मुकर्रर करदा निशान को निशाना बनाने के लिए वो इस तरह का खेल खेलते थे और ये खेल इनमें बहुत मकबूल था। हॉटनटॉट 100 कदम से छोटे मुकर्रर करदा निशान को निशाना बनाने का माहिर था। वलातासी 300 मीटर के फासले से किसी भी चीज़ को अपने 1.30 मीटर लंबे और उंगली के बराबर मोटे नेज़े से निशाना बना सकता था। 1870 से स्वीडन और हंगरी में इसे बाकायदा खेलों का हिस्सा तस्वर किया जाने लगा। इन दिनों मुकाबले 2 तरह के होते थे। एक तो नेज़े को दरमियान से पकड़कर फेंका जाता था और दूसरा नेज़े को दुम के नज़दीक खूंटी पर उंगली फंसाकर फेंका जाता था। इनके अलावा दोनों हाथों को बारी बारी इस्तेमाल किया जाता था। 1908 के ओलंपिक खेलों में नेज़ा सिर्फ दोनों हाथों से फेंकने का मुकाबला हुआ था। 1859 के आसपास 1.25 किलोग्राम वज़नी नेज़ा फेंकने का रवाज था, लेकिन जल्द ही इसका मियारी वज़न 800 ग्राम में मुकर्रर कर दिया गया। जर्मनी के योहान ने 104.80 मीटर नेज़ा फेंककर आलमी रिकॉर्ड बनाया तो बैनुल अक़वामी फ़ेडरेशन ये सोचने पर मजबूर हो गई कि अगर नेज़ा इसी तरह गिरने लगा तो फिर बाहर बैठे तमाशाई महफूज नहीं रहेंगे। इस तरह 1986 से जेवलिन का मरकज़ी शकल तकरीबन 4 सेंटीमीटर आगे तब्दील कर दिया गया, जिसकी वजह से अब नेज़े का इससे ज़्यादा जाने का इम्कान ख़त्म हो गया। ये तो थी इसकी हिस्ट्री जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब मैं आपको इसके कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी कि नेज़ा जो है वो किस तरह से फेंका जाता है, किस तरह का एक इवेंट है। तो सबसे पहले एथलेटिक्स एक खेल है जिसमें मुख्तलिफ़ इवेंट्स होते हैं। एक मुकम्मल इसका प्रोग्राम छपता है जिसमें हर इवेंट का दिन और टाइम मुकर्रर होता है। नेज़ा भी एथलेटिक्स का एक इवेंट है, लिहाजा इसका दिन और वक्त लिखा होता है कि किस दिन और किस टाइम पर इवेंट शुरू होगा। नंबर 2 पर है कि नेज़ा फेंकने के लिए स्पीकर पर फर्स्ट कॉल होती है।
फर्स्ट कॉल का मतलब है कि आप अपने आप को मुकाबला करने के लिए तैयार कर लें। फिर नेज़ा फेंकने के लिए दूसरी कॉल तकरीबन 20 मिनट के बाद होती है और इस कॉल का मतलब है कि मुकाबला शुरू होने की जगह पर पहुंच जाएं। अब मुकाबला शुरू होने वाला है। मुकाबला शुरू करते वक्त खिलाड़ियों की जो बारी है उसका तयन कुरानंदाजी से किया जाएगा। अगर मुकाबले में खिलाड़ियों की तादाद 8 से ज़्यादा होगी तो सब खिलाड़ियों को 3-3 कोशिशें दी जाएंगी। इनमें से अच्छा नेज़ा फेंकने वाले 8 खिलाड़ियों को मज़ीद 3-3 कोशिशें दी जाएंगी। अगर मुकाबले 8 या 8 से कम खिलाड़ी के हों तो इनको फिर 6-6 कोशिशें दी जाएंगी। मुकाबला शुरू होने से पहले 2-2 मौका प्रैक्टिस के लिए इनको दिए जाएंगे। जब एक दफ़ा मुकाबला शुरू हो जाएगा तो फिर रन पे किसी भी खिलाड़ी को इस्तेमाल करने की इजाज़त जो है वो नहीं होगी। ये जो आप रनवे देख रहे हैं, जब मुकाबला शुरू हो जाएगा तो इस रनवे पे किसी भी खिलाड़ी को नेज़ा फेंकने की परमिशन नहीं होगी। हर खिलाड़ी की बेहतरीन कोशिश जो है वो एजाज़ की मुस्तहिक होगी। नेज़े को ग्रिप से पकड़कर फेंका जाएगा। नेज़ा एक हाथ से फेंका जाएगा। नेज़ा कंधे के ऊपर से फेंका जाएगा। नेज़ा अगर फेंकने के दौरान टूट जाता है तो वो कोशिश ज़ाया नहीं होगी बल्कि वही कोशिश दोबारा दी जाएगी। नेज़े का नोकदार सिरा सबसे पहले ज़मीन को टच करना चाहिए और वो निशान भी बनाए, तभी वो दुरुस्त नेज़ा फेंकना तस्वर किया जाएगा। नेज़ा जब ज़मीन पर टच हो जाए तो फिर खिलाड़ी कोर्स के पीछे से रनवे से बाहर निकलेगा और स्क्रैच लाइन को भी क्रॉस नहीं करेगा बल्कि इससे भी पीछे से बाहर निकलेगा। ठीक है, ये देखिए, जब नेज़ा फेंका जाता है, ठीक है, ज़मीन पर टच हो जाता है तो फिर खिलाड़ी जो है वो कोर्स के पीछे से, ये जो आपको कोर्स नज़र आ रही है उसके पीछे से बाहर निकलेगा। ठीक है, उससे आगे कभी भी बाहर नहीं निकल सकता। नेज़ा फेंक दिया, उसने ज़मीन पर निशान बना दिया। अब वो क्या करेगा कि वो पीछे से बाहर आएगा। ठीक है, वो फ्रंट से कभी भी बाहर नहीं निकलता। अगर फ्रंट से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, ये फाउल हो जाएगा। अगर नेज़ा फेंकते वक्त किसी कानून की खिलाफ वर्जी हो जाए तो फिर वो एक कोशिश शुमार होगी, इसकी फरमाइश नहीं की जाएगी। नेज़ा इंतज़ामिया की तरफ से मुहैया की जाएगा, इसमें तब्दीली नहीं की जाएगी। मैंने जब आपको फ़र्स्ट ईयर में डिस्कस और शॉर्ट पुट पढ़ाया था तो मैंने उसमें भी ये चीज़ बताई थी कि जो इम्प्लीमेंट्स होते हैं वो इंतज़ामिया की तरफ से मुहैया किए जाते हैं। आप अपने जो इम्प्लीमेंट्स हैं आप उसमें यूज़ नहीं कर सकते। जैसा कि हम जेवलिन के बारे में पढ़े हैं तो इसमें जो जेवलिन यूज़ होगा वो भी इंतज़ामिया मुहैया करेगी। इसके बाद जो इसमें खिलाड़ियों के जो जोकर्स होंगे, जो यूनिफॉर्म होगा, जो तमाम किट वगैरह होगी, वो तमाम की तमाम जो है वहाँ की इंतज़ामिया मुहैया करेगी। एक खिलाड़ी अपना कोई भी सामान इस पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये सब कुछ इंतज़ामिया मुहैया करेगी। जब एक खिलाड़ी की नेज़ा फेंकने की बारी आएगी तो वो आगे खड़ा होगा और नेज़ा गिरने के बाद ख़ुद इसको उठा कर लेके जाएगा। यानी कि यहाँ पर एक प्लेयर खड़ा था, उसने जेवलिन थ्रो कर दिया। ठीक है, अब अगला प्लेयर जो यहाँ पर खड़ा होगा, जिसकी बारी है, जिसने जेवलिन थ्रो करना है, वो उस जेवलिन को उठाएगा क्योंकि मुकाबले में सिर्फ एक जेवलिन इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, जब वो टूट जाए तो फिर दूसरा जेवलिन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। उस जेवलिन को उठाएगा और सेक्टर के बाहर से होता हुआ फिर सेक्टर के अंदर आकर इस रनवे को यूज़ करते हुए, जो कि हमारे पास 30 से 36.5 मीटर का है, इसको यूज़ करते हुए दौड़ता हुआ जेवलिन को थ्रो करेगा। फिर इसी तरह नेक्स्ट जिस प्लेयर की बारी होगी वो जेवलिन उठाएगा और फिर दोबारा आके जेवलिन को थ्रो करेगा। इस तरह जिस प्लेयर की बारी होगी वो आगे खड़ा होगा और जेवलिन उठा कर लाएगा और इसको थ्रो करेगा। जब तक नेज़ा गिर ना जाए खिलाड़ी को उसकी तरफ पुश भी नहीं कर सकता। देखिए, जब तक जेवलिन थ्रो कर दिया वो ज़मीन पर नहीं लग जाता, वो निशान नहीं बनाता,
और जब तक वो साकन नहीं हो जाता, यानी कि वो रुक नहीं जाता, तब तक खिलाड़ी जो यहाँ पर खड़ा है जिसने जेवलिन को थ्रो किया है वो इस कोर्स की तरफ पुश भी नहीं कर सकता, यानी कि उसकी तरफ बैक भी नहीं कर सकता। जब वो रुक जाएगा, साकिन हो जाएगा और वो देखेगा कि इसने ज़मीन पर एक निशान बना दिया है, तब वो सेक्टर से बाहर आ जाएगा। नेज़ा सेक्टर की लाइनों के अंदर गिरना चाहिए, लाइनें सेक्टर का हिस्सा होंगी। ठीक है, ये जो लाइनें हैं नेज़ा इन लाइनों के अंदर गिरना चाहिए। अगर इनसे बाहर गिरता है तो फाउल है। इन लाइनों के अंदर ही जेवलिन को गिरना है। इसके बाद नेज़ा गिरने के फ़ौरन बाद इसकी पैमाइश की जाएगी। जैसे ही नेज़ा गिर जाएगा फ़ौरन इसकी पैमाइश की जाएगी। पैमाइश को उसके अंदरूनी किनारे से लेकर नेज़ा गिरने के नज़दीक तरीन निशान से होगी। अंदरूनी किनारे से लेके उसके बाद जहाँ इसने निशान छोड़ा है, यहाँ गिर जाए, यहाँ गिर जाए, जहाँ भी गिरता है वहाँ तक इसकी पैमाइश होगी। नेज़ा जो है वो दस्ताने पहन कर नहीं फेंका जाएगा, उंगलियों पर कोई पट्टी नहीं बांधी जाएगी। हाँ, अगर कोई ज़ख़म वगैरह हो जाता है तो डॉक्टर की परमिशन से जो है वो उस पर वो पट्टी बांध सकता है। कोई अपने हाथों पर वो जो पाउडर वगैरह है वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। एक खिलाड़ी जो है वो एक राउंड में एक दफ़ा ही नेज़ा फेंकेगा। अगर कोई खिलाड़ी बिला जवाज़ नेज़ा फेंकने में देर करे तो इसकी वो कोशिश नहीं दी जाएगी, बल्कि इसकी कोशिश को ज़ाया समझा जाएगा। नेज़ा फेंकने के लिए हर खिलाड़ी को 1 मिनट का वक़्त दिया जाता है। नेज़ा फेंकने के अमल के दौरान अगर कोई खिलाड़ी स्क्रैच लाइन को या आगे वाली ज़मीन को छू लेता है तो ये फ़ाउल होगा। स्क्रैच लाइन को नहीं छूना, आगे वाली लाइन को नहीं छूना, इसके बाहर नहीं निकलना, ये तमाम किस्म की जो हदायत हैं अगर वो इस पर अमल नहीं करता तो फ़ाउल होगा। ठीक है, इसके बाद नेज़ा फेंकने के लिए खिलाड़ी बेहतरीन गिरफ्त के लिए हाथों पर जो है वो पाउडर इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वो पाउडर सिर्फ वही पाउडर होगा जो इंतज़ामिया मुहैया करेगी। ठीक है, अपना पाउडर वो अब जो है वो अपने हाथों पर नहीं लगा सकता। एक खिलाड़ी रीढ़ की हड्डी को झटके से बचाने के लिए बेल्ट लगा सकता है। जब एक खिलाड़ी किसी दूसरे मुकाबले में भी हिस्सा लेना चाहता है तो वो जज साहिबान की इजाज़त से वो हिस्सा लेगा। कोई भी खिलाड़ी जो है वो डोपिंग नहीं कर सकता। डोपिंग के बारे में मैंने फर्स्ट ईयर में आपको डिटेल के साथ बता दिया था। एक खिलाड़ी का डोपिंग टेस्ट किसी भी वक्त लिया जा सकता है। जो भी खिलाड़ी रिकॉर्ड बनाता है इसका डोपिंग टेस्ट लाजमी लिया जाता है। डोपिंग टेस्ट जो है मुकाबला शुरू होने से पहले, दरमियान में या बाद में भी लिया जा सकता है, लेकिन स्पेशली जब कोई खिलाड़ी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है तो इसका डोपिंग टेस्ट लाजमी लिया जाता है। फिर है कि अगर किसी खिलाड़ी को कोई एहतजाज करना हो तो वो ज़बानी एहतजाज नहीं कर सकता, वो बाकायदा तौर पर लिख कर जो है वो उसका एहतजाज करेगा और साथ वो 50 अमेरिकन डॉलर जो है वो भी जमा करवाएगा। और अगर उसका जो एहतजाज है जो उसने किया होगा किसी प्लेयर के ख़िलाफ़ वो ठीक निकलता है तो उसके 50 अमेरिकन डॉलर उससे वापस कर दिए जाएंगे, उसकी पोजीशन भी लौटा दी जाएगी। लेकिन अगर उसने ये एहतजाज गलत किया है तो ना सिर्फ उसके 50 अमेरिकन डॉलर ज़ब्त कर लिए जाएंगे बल्कि जो पोजीशन उसके पास होगी वो भी उससे छीन ली जाएगी। तो ये तो थे जेवलिन के कवानीन, सेक्टर जो मैंने आपके साथ शेयर किया। मैंने थोड़ी सी हिस्ट्री भी आपको इसके बारे में बता दी। इंशाल्लाह हम जो है कल जेवलिन के जो बनावट है, इसकी गिरफ्त है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और साथ ही अपना अगला टॉपिक जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।